हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे, प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज मैंने लाइव किया था आईबीपीएस का जो नोटिफिकेशन आया है कल रखा उसके रिगार्डिंग। तो वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी आ रही थी कि हम फाउंडेशन कहाँ से स्टार्ट करें और कैसे स्टार्ट करें। दीदी आपने कहाँ से प्रिपरेशन की, किस टीचर से पढ़ते हो। तो अलग अलग सबकी क्वेरी थी, लेकिन लाइव इतना मतलब लेंथ लेके जाना भी ठीक नहीं था और सबके क्वेश्चंस भी नहीं ले पा रही थी। और पर मोस्टली क्वेश्चंस यही आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक इसका वीडियो बना दिया जाए। और मैंने आपको लाइव में भी बताया था कि मैं इसका डिटेल में आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी कि हाँ ये टीचर्स हैं जिससे मैं पढ़ती हूँ और क्या क्या मैंने मिस्टेक्स की हैं जिस वजह से लास्ट ईयर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। और आप उन सभी मिस्टेक्स को अवॉइड करके और अपना सिलेक्शन सिक्योर कर सकते हो। तो मतलब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि फाउंडेशन में कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से उसके बारे में पता करें कि कौन टीचर अच्छा पढ़ाता है, कौन नहीं पढ़ाता है, और कितने टाइम में फाउंडेशन हम अपना कंप्लीट कर सकते हैं, कब से हम अपना मेंस स्टार्ट करें और कौन से टीचर हमारे लिए बेस्ट हैं। तो ये सब जानने के लिए ना वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा कि क्या क्या और कैसे कैसे करना है और कितने टाइम में करना है। तो इसके लिए वीडियो के एंड तक आप बने रहिए, मैं आपको डिटेल में हर एक चीज बताऊंगी। मैं ट्राई करूंगी वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं हो और ज्यादा मतलब उसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं हो। जितना आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए सिर्फ उतना ही मैंने कलेक्ट किया है। थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा कि हाँ दीदी ने बताया था और पहले हम ये करते थे, अब हमें ये करना स्टार्ट करेगा। तो पहली बात तो ये होती है, जब हम एस्पिरेंट्स होते हैं ना तो मिस्टेक्स ये करते हैं कि हम प्रिपरेशन करना स्टार्ट तो कर देते हैं कि हाँ अब हमारी ये बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है, लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं होता कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है, किस टीचर को फॉलो करना है और किसकी गाइडेंस लेनी है। एक सही गाइडेंस आपको मतलब एक शॉर्ट टाइम में भी सिलेक्शन दिला सकती है। ये नहीं है कि आप कभी उसको फॉलो करो कभी उसको फॉलो करो। तो इस चीज को अवॉइड करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको मेरे बारे में बता देती हूँ कि मुझे अप्रोक्स 1.5 से मतलब 1.5 साल का अप्रोक्स टाइम हो गया प्रिपरेशन करते हुए। और मैंने काफी सारे मिस्टेक्स की जिससे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है और एक मैं सिलेक्टेड कैंडिडेट नहीं हूँ। लेकिन ये बोलते हैं ना कि फेलियर हमें बहुत सारी चीजें सिखाता है। तो मैं भी उसी उन्हीं एस्पिरेंट्स में से हूँ जिन्होंने फेलियर देखे हैं और उनसे सीखा है कुछ ना कुछ। हर फेलियर से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है कि मुझे क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है, क्या क्या इंक्लूड करनी है। तो वो मैं चीजें आपके साथ शेयर करूंगी। एक सिलेक्टेड कैंडिडेट बताता है कि हाँ मैंने ऐसे पढ़ा, इतना पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा। तो वो उनकी अलग थ्योरी होती है। लेकिन जो सिलेक्ट नहीं होते हैं उनकी थ्योरी अलग होती है। वो आपको अलग वे से बताते हैं कि वो सिलेक्ट क्यों नहीं हुए, उन्होंने क्या मिस्टेक की थी जो आप नहीं करो। तो सबसे पहले चलते हैं फाउंडेशन पे। फाउंडेशन कितने टाइम में कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं तो आप अप्रोक्स 3 महीने में कंप्लीट कर लोगे आप, है ना। क्योंकि ब्रिलियंट स्टूडेंट क्या होता है, उसकी कैचिंग पावर अच्छी होती है, तो उसे एक चीज हर एक चीज आराम से एक बार में देखने से समझ आ जाती है। लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं जो मतलब लाइक मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो मुझे कोई चीज कभी 2 बार में कभी 3 बार में ऐसे समझ में आती है। तो इसलिए मुझे मिनिमम टू मिनिमम 6 मंथ मुझे लगते हैं और लगे भी हैं। जब मैंने फाउंडेशन किया था कंप्लीट उस टाइम पे, क्योंकि मैंने साथ में क्लासेस देखी फिर उसके नोट्स बनाए। तो 6 महीने के अप्रोक्स मुझे नोट्स बनाने में और फाउंडेशन कंप्लीट करने में टाइम मुझे लगा था। उसके अलावा बहुत सारे एस्पिरेंट ही बोलते हैं कि भाई इंग्लिश मेरी बहुत वीक है या फिर मैंने पहले पढ़ाई नहीं की थी तो अब मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं होगा। तो आपको बता देती हूँ कि स्कूलिंग मोस्टली बच्चों की अच्छी नहीं होती है। मतलब किसी के पेरेंट्स बहुत इस चीज के लिए पॉजिटिव होते हैं कि वो अपने बच्चे की एजुकेशन पे बहुत ध्यान देते हैं, उनकी अच्छी होती है। लेकिन 80 to 85% ऐसा ही होता है कि मतलब ध्यान नहीं देते थे। और हमारी जो जनरेशन है ना उस टाइम पे ये था कि ज्यादातर जॉइंट फैमिली होती थी उस टाइम पे, तो इतना ध्यान नहीं देते थे। अब तो ये है कि एक ऐसे पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे होते हैं, बस इतनी ही एक सिंगल फैमिली होती है, ज्यादा जॉइंट फैमिली के ऊपर वो नहीं होता है। तो अपने पेरेंट्स बच्चों पे ज्यादा ध्यान देते हैं और आजकल देते भी बहुत है। एजुकेशन का बहुत हाई लेवल हो गया है। लेकिन हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था। एजुकेशन ठीक है हो रही है चल रही है, बस इतना ही होता था कि हाँ हम पढ़ रहे हैं। हमारी क्लासेस मतलब जैसे 9th और 10th 11th ऐसे हो रही है, हम कहीं स्टॉप नहीं कर रहे हैं वो चीज को लेके। तो एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं है। मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ और काफी सारे पेरेंट्स को ये डाउट होता है कि हम हिंदी मीडियम से हैं तो क्या हमें बैंकिंग की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या हम इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो ये भी क्वेश्चन होते हैं।
तो उसके भी आंसर हैं आज मेरे पास। जब मैं एक हिंदी मीडियम की स्टूडेंट होके प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी कि आप बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट करो, क्योंकि उसके लिए ये जो होना जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश बैकग्राउंड से हो। आपको बस ये है कि आपको मोटिव होना चाहिए कि हाँ मुझे सिलेक्शन लेना है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब कुछ भी का मतलब कुछ भी कर सकते हो। तो पहली चीज मैं आपको बताती हूँ कि आपको कहाँ से सिलेबस करना है। सिलेबस के लिए प्री में आते हैं चार नहीं 3 सब्जेक्ट आते हैं। इंग्लिश आती है, मैथ आता है, रीजनिंग आती है। और मेंस में आते हैं, इंग्लिश आती है, मैथ आते हैं, जीके आता है और रीजनिंग आती है। और कुछ में कंप्यूटर इंक्लूड होता है और कुछ कुछ में ये होता है कि इंग्लिश के ऑप्शनल में हिंदी होती है। और अलग अलग में जैसे आरआरबी में ये होता है कि आपको हिंदी इंग्लिश ऑप्शन में मिलते हैं, लेकिन आईबीपीएस और एसबीआई में आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है। आपको इंग्लिश ही एक सब्जेक्ट होता है, उसके अंदर आपको इंग्लिश ही करनी पड़ेगी, उसमें ऑप्शन में हिंदी नहीं होती है। तो ये थोड़ा सा इश्यू होता है कि हम भाई उसकी प्रिपरेशन करें या नहीं करें, या फिर हमें आरआरबी की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है रीडिंग, वोकेब, ग्रामर और प्रैक्टिस। ये 4 बेस पॉइंट होते हैं इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, इंग्लिश में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो रीडिंग के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई भी टीचर लेंगे, लाइक विशाल सर, निमिषा मैम और वरुण सर और अनुभव सर। मतलब बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिससे आप कर सकते हो। आपको ये लगता है कि मैं किसी टीचर को रिकमेंड करूंगी और उसी का आपको समझ में आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। आपको जिसका समझ में आता है ना उसका आप स्टार्ट करो फाउंडेशन, या फिर द हिंदू देखना स्टार्ट करो। पहले 1-2 क्लास देखो, एक क्लास देखोगे उसी से आपको समझ में आ जाएगी कि ये टीचर कैसा पढ़ाता है और ये मुझे समझ आएगा या नहीं आएगा। तो आप सबसे पहले उसकी एक क्लास करके देखो, अगर आपको समझ में आता है तो कंटिन्यू करो, वरना दूसरे टीचर पे स्विच कर जाओ, आप उसका पढ़ के देखो। जो भी टीचर आपको बेस्ट लगता है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, उसी पे ही आप ब्लाइंडली अपना ये करो कि हाँ मुझे अब इसी टीचर का द हिंदू वाला आर्टिकल पढ़ना है या फिर वोकेब करनी है, और जो क्वेश्चन है वो करने हैं इसके कंप्लीट उसी का जो वो बोलते हैं ना ब्लाइंडली। मतलब आंख बंद के बोलो कि इसने बोला मतलब भगवान ने बोला, ऐसे ही करना है आपको। जो वो बोले यहाँ से प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो, मैंने पीडीएफ दी है वो सॉल्व करो, उन्होंने बोला आज सॉल्व करो तो आज ही करनी है आपको। कोई ये किंतु परंतु कुछ नहीं है, यहाँ टीचर ने बोला मुझे करनी है। उसके बाद में होती है ग्रामर का। और आर्ट एक चीज और बता देती हूँ कि आर्टिकल ऐसे नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में ही सब कुछ समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। आर्टिकल के लिए सबसे पहले आपको मतलब जैसे टीचर्स ऐसे करते हैं कि जैसे उन्होंने 1 मिनट 1.5 मिनट टाइमिंग देते हैं कि इतने टाइम आपको रीड करना है। अगर आप ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम लेते हो तो उसको रोक के एक बार और खुद से रीड करने का ट्राई करो, फिर देखो टीचर कैसे पढ़ रहा है, उसको क्या क्या उसमें बता रहा है, वो सब चीजें ऑब्जर्व करो। और उसके बाद में जैसे ही 1-1.5 महीना हो जाए ना, खुद से रीड करना स्टार्ट कर दो। ये नहीं है कि टीचर पे डिपेंड हो रहे हो, टीचर बताएगा तो ही पढ़ो, टीचर ने ऐसे बताया तो मैं ऐसे ही पढ़ो। खुद की भी जो मेच्योरिटी है वो डेवलप करोगे आप। वोकैब को टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहोगे, पीडीएफ से करते अच्छी बात है, नोट्स बनाते अच्छी बात है, जो वो आप पे चॉइस है। आपको टाइम है तो आप नोट्स बनाओ, अगर आप सोचते हो टाइम नहीं है मेरे पास, पीडीएफ से रिवीजन कर सकते हो। उसका वो उसके लिए कोई फोर्स नहीं है, सबका अपना अपना आईक्यू लेवल होता है उसके लिए। दूसरा होता है ग्रामर के लिए। ग्रामर के लिए आप टीचर का पहले पूरा कंप्लीट फाउंडेशन करो, जैसे नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सब कुछ करना आपको। ये नहीं है कि ये तो मुझे आता है, ये तो बहुत इजी है, ये करूंगा तो ये सोचेगा कि इसको तो कुछ नहीं आता है। ऐसा कोई नहीं देखने के जाएगा। सिलेक्शन होने के बाद सब आपको फॉलो करेंगे। आपको हर एक टॉपिक बहुत बहुत अच्छे से करना है। अगर आर्टिकल आप सोचते हैं मुझे आर्टिकल आता है, वो भी टॉपिक आपको करना है। आपको कोई भी ऐसा टॉपिक है जो स्किप नहीं करना है आपको। उसके बाद में आपको करना है वोकेब का मैंने बता दिया कि हिंदू के साथ करनी है, और रेगुलर उनका थोड़ा थोड़ा रिवीजन करता है। जितनी आपको वोकेब अच्छी याद होंगी उतना ही आपका आर्टिकल वाला सेक्शन और रीडिंग वाला सेक्शन इंप्रूव होता जाएगा। उसके बाद में है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के लिए बोलते हैं कि भाई प्रैक्टिस नहीं होती है, हमें अच्छा नहीं लगता, हमें रूल्स तो सारे याद हैं लेकिन हम कैसे प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस का ये है कि जैसे टीचर्स करवाते हैं, विशाल सर करवाते हैं, निमिषा मैम करवाते हैं, सब टीचर्स यूट्यूब पे प्रैक्टिस करवाते हैं। उनके 1 घंटे की क्लास होती है, या तो आप क्लास से देखो। और क्लास में देखते टाइम एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कमेंट ऑफ रखने हैं। कमेंट को नहीं देखना है, कमेंट देके हमें हिंट मिल जाता है, उससे हम ऑप्शंस लगाते हैं, हम सोचते हैं हमारे क्लास में तो क्वेश्चंस बनते हैं लेकिन मॉक में हमारे क्वेश्चंस नहीं बनते हो या फिर वो गलत हो जाते हैं।
ये इशू क्यों आ रहा है? वो इसी वजह से आ रहा है कि जब आप क्लास में देखते हो आपको कमेंट देके हिंट मिल जाता है, तो हम कर पाते हैं और मॉक में नहीं कर पाते हैं। तो हमेशा जब भी क्लास देखो ना तो कमेंट ऑफ करके, अगर आप सर बोलते हैं कि आपको आंसर करना है, तो जब आप आंसर कर लो तो उसके बाद में आपको कमेंट ऑन करना है और अपना आंसर देना है। ऐसा नहीं है कि पहले से आप उनके आंसर देख रहे हो, जिसने बताया तो आप सोचते हैं हाँ इसने बताया तो यही इसका आंसर होगा। तो आप अपने हिसाब से उसमें एरर या फिर कोई मतलब फिलर है या फिर पैराजमल है, वो उस हिसाब से डिटेक्ट कर लेते हो कि हाँ इसमें ये आंसर आएगा, मतलब कमेंट में ये ऑप्शन आ रहे हैं, मतलब ये आंसर आ रहा है उसका। तो ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। अगर आपको ये लगता है कि ये मिस्टेक मैं अवॉइड नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आपको पीडीएफ से सोल्व करना है। सर क्लास कंप्लीट होने के बाद में पीडीएफ देते हैं, वहां से उसको सोल्व करके देखो। अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आती है तो क्लास से मतलब थोड़ी सी टॉक्स स्पीड पे उसको देखो कि सर ने क्या बताया इसके अंदर, मुझे मेरे से क्या मिस्टेक हो रही है, तो ये चीज करनी है। उसके बाद में आता है क्वांट वाला सेक्शन। क्वांट वाले सेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्पीड मैथ। स्पीड मैथ के लिए आपको करना है, आपको अच्छे से टेबल, क्यूब, स्क्वायर, परसेंटेज, ये आपको बहुत अच्छे से, मतलब ऐसे है कि आपको कोई उठा के बोले ना कि इसका क्यूब बताओ तो आपको याद होनी चाहिए। ये टेबल क्या है, ये टेबल सुनाओ, या फिर ये किसका मल्टीपल है वो बताओ। मतलब ऐसी होनी चाहिए कि आपको कोई कभी भी पूछे ना तो आपका माइंड उसी तरह एक्टिवेट हो। ये नहीं है कि आप सोच रहे हो इसका ये आएगा इसका वो आएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे से, और उसके लिए क्या है, आपको रेगुलर उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आपने थोड़े दिन भी स्किप कर दी ना तो वो स्पीड बहुत डाउन चली जाएगी। इसलिए जितनी पॉसिबल हो सके प्रैक्टिस करो। स्पीड में फिर क्वेश्चंस में इतनी पीडीएफ देती हूँ, वहां से करो। अगर आपको लगता है कि भाई उन पीडीएफ में टाइम वेस्ट होता है, मतलब उसमें टाइमर का पता ही नहीं चलता, तो फोन से अपना टाइमर लगा के वो पीडीएफ करो, लेकिन कंप्लीट टाइम के अकॉर्डिंग। 20 क्वेश्चन होते हैं जैसे सिंप्लीफिकेशन के, जो 4 से 5 मिनट में ये होगी वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो, इतनी आपकी स्पीड होनी चाहिए, जब जाके आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि आरआरबी कलरक में आपने कंपटीशन देखा नहीं, इतना कंपटीशन, और अब की बात सीजीएल का हो गया है तो उसके बाद में तो कंपटीशन और हाई होने वाला है। जो सारे जो सीजीएल वाले हैं वो बैंकिंग पे स्विच करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, जो अभी सीजीएल की करंट में कंडीशन चली है उसके बाद में। और उसके बाद में करना आपको अर्थमेटिक, अर्थमेटिक के टॉपिक्स। तो अर्थमेटिक के टॉपिक में पहले आप कुछ मतलब लिमिटेड टॉपिक हैं वो करो, जैसे आपको परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस, CISI और बॉटम स्ट्रीम में टाइम वर्क और एज वाला टॉपिक। ये टॉपिक आपको डेफिनेटली करने हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके बाद में जब ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद में इनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। प्लस में जो बाकी जो टॉपिक बचे हुए हैं जैसे पार्टनरशिप और जो भी टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको आप कंटिन्यू करते रहो, लेकिन प्रैक्टिस साथ साथ में करना स्टार्ट कर दो। मिक्स क्वेश्चन करते हो तो बहुत बेस्ट है, सारे टॉपिक्स धीरे धीरे आपके मतलब रिवाइज हो रहे हैं। अगर मिक्स नहीं मिलते हैं आपको तो आप मतलब जो पर्टिकुलर टॉपिक्स के मिलते हैं वहां से भी कर सकते हो। और दूसरी चीज है कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेस्ट पार्ट होगा। बहुत बार हम बोलते हैं कि दीदी हमसे तो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। आप अर्थमेटिक के क्वेश्चंस करते हो तो सच में बताओ आप कितनी बार रीड करते हो क्वेश्चंस को, ट्राई करते हो कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें समझने की ट्राई करते हो उस चीज को। ट्राई नहीं करते, देखते हैं इसमें तो लेंथी सा क्वेश्चन स्किप कर देते हैं, इसमें तो वेरिएबल आ गया इसको स्किप कर देते हैं, इसमें तो थोड़ी बड़ी डिजिट आ गई इसको स्किप कर देते हैं। हम मतलब इतने बहाने बनाते हैं ना, समझ भी नहीं आता कि मतलब अर्थमेटिक को हम सीखना चाहते भी या नहीं चाहते हैं। तो पहले तो ये, अगर आप कोई क्वेश्चन देखो तो उसको एक बार नहीं 2 बार अच्छे से रीड करो स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में आपको एक बार की हैबिट डालनी है। स्टार्टिंग में 2 बार 3 बार आपको अच्छे से समझना है कि इसमें क्या तो दिया हुआ है और क्या वो पूछ रहा है। ये दोनों चीज आपको उसके अंदर फाइंड आउट करनी है और उसके बाद में देखना है कि वो उनसे क्वेश्चन सोल्व हो रहा है नहीं हो रहा है। उसके बाद में ट्राई करना है। पहले हमें पता ही नहीं तो क्या इसमें दिया है, क्या हमसे पूछ रहा है, तो क्या हम उसमें सोल्व करेंगे। ये सबसे बड़ा इश्यू होता है इसके अंदर में क्वांट में। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखो, 1 बार 2 बार 3 बार उसको रीड करो और उसके बाद में उसका सॉल्यूशन देखो कि हाँ ये इसका सॉल्यूशन है, और ट्राई करो। जितना आप उसको ट्राई करोगे, खुद से ट्राई करो ना, उतना इंप्रूवमेंट आएगा अर्थमेटिक के अंदर। तो क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करके इंप्रूव करो। फिर आता है डीआई वाला सेक्शन। डीआई के लिए भाई मैं तो एक ही चीज सजेस्ट करूंगी, अरुण सर का अभी बैच चल रहा है डीआई का, बेस्ट है अपने आप में। एक बार उस बैच को कंप्लीट कर लो, प्रैक्टिस कर लो, वहां से डीआई में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी बात, अगर ये बोलो कि डीआई को हम स्किप कर दो तो क्या हम सिलेक्शन ले सकते हैं? भाई मेंस में ना इतनी भर भर के डीआई होते हैं, ऐसी ऐसी डीआई आते हैं ना, आपका दिमाग मतलब आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ से मैं क्या करूं।
क्योंकि मेंस में अर्थमेटिक के क्वेश्चन ऐसे ऐसे आते हैं कि आप अगर एक क्वेश्चन में अटक गए ना तो पूरा टाइम उसी में निकल जाए। उससे तो बेस्ट है कि थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है लेकिन आप डीआई कर पाते हो। उसमें कुछ ऐसा ब्रेन वाला काम नहीं है कि आपको मतलब फॉर्मूले याद हैं या फिर उसके मेथड याद है तभी आप उसको कर पाओ। तो बेस्ट पार्ट है डीआई वाला सेक्शन स्किप नहीं करना आपको। और उसके लिए है क्वांट के लिए जो टीचर्स हैं जो बेस्ट हैं वो हैं आशीष सर हैं, अरुण सर हैं, शांतनु सर हैं, हर्षल सर हैं, कौशिक सर हैं। ये बेस्ट टीचर हैं। मतलब इनकी मैंने क्लासेस देखी हैं, अपने आप में बेस्ट पढ़ाते हैं। जिस टीचर का आपको समझ में आता है उसका फाउंडेशन करना आपको, उसके बाद में प्रैक्टिस करनी। जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करो और उसके बाद में आपको जब ये लगे कि हाँ मेरे क्वेश्चंस बनने स्टार्ट हो गए, बस मुझे टाइम का इश्यू है, एक्यूरेसी का इश्यू है, तो मॉक लगाना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद में आता है रीजनिंग वाला सेक्शन। रीजनिंग वाले में मिसलिनियस क्वेश्चंस आते हैं और पजल, सिर्फ 2 ही सेक्शन होते हैं। तो अप्रोक्स 15 से 20 दिन में आप मिसलिनियस वाले जो भी चैप्टर हैं वो कर लोगे। मतलब एवरेज स्टूडेंट भी कर लेगा, वो इतने हार्ड नहीं होते, उसमें ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि आपको बहुत टाइम लगेगा। हाँ एक सिलोक्स वाले चैप्टर में मान सकते हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन प्रीलिम्स के लिए वो भी बहुत ईजी है। और जब फाउंडेशन में पढ़ेंगे ना तो उसका बहुत बहुत ईजी होता है वो। तो पहले आपको मिसलिनियस वाले क्वेश्चंस करने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद में पजल वाला सेक्शन लेना है। पजल वाला सेक्शन में आज मेरे पास एक कमेंट था कि दीदी हम अगर पजल को स्किप कर दे तो सिलेक्शन हो जाएगा। पहली बात तो ये कि हर एक पेपर में कम से कम 60% वेटेज होता है पजल का, तो आप उसे बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। दूसरा मेंस में भी, मेंस में तो ये मान के चलो 60-70 के अप्रोक्स भी चला जाता है। उसका कोई वो नहीं है कि आप मतलब पजल को स्किप कर दोगे सिलेक्शन ले लो। हाँ सेक्शनल कट ऑफ क्लियर कर लोगे लेकिन सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, क्योंकि रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और वो बेस्ट पार्ट होता है आपके सिलेक्शन की तरफ ले जाने के लिए। तो पजल आपको करनी ही करनी है। और रीजनिंग के लिए पुनीत सर हो गए, सौरभ सर हो गए, शुभम सर हो गए, स्मृति मैम हो गए, अंकुश लांबा सर हो गए, ये सब टीचर हैं, ये बेस्ट हैं अपने आप में। मतलब अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं और जितना पॉसिबल हो सके इनका फाउंडेशन कंप्लीट करो पहले और उसके बाद में जो ये प्रैक्टिस करवाते हैं यूट्यूब पे वहां से प्रैक्टिस करो। जितना आप पजल में प्रैक्टिस करोगे उतना बेस्ट है। अब ये बोलते हैं कि दीदी हम जब स्टार्ट करते हैं ना तो उस टाइम पे देखते हैं कि मतलब प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं यूट्यूब पे, देखते हैं कि जो एस्पिरेंट्स वो 2 से ढाई मिनट में पजल कर ले रहे हैं, हमसे तो मतलब 15-15 20-20 मिनट में भी पजल नहीं हो रही है। पहले तो ये है पजल को अच्छे से रीड करना है। दूसरी ये देखना है कि सर हमें कैसे बता रहे हैं कि हमें इंफॉर्मेशन कैसे उसमें लिखनी है जो डाटा दिया होता है। तीसरी हमारी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। अगर पजल में आधा घंटा लग रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जल्दी करने के चक्कर में गलत कर लेते हैं। बैंकिंग में एक एक नंबर बहुत मैटर करता है, तो एक्यूरेसी आपकी 100% होनी चाहिए। उसके बाद में अब भाई वो 2 मिनट में 2.5 मिनट में करा तो उसको टाइम भी तो देखो ना, उसका ड्यूरेशन पूछो कि कितने टाइम में। मतलब 2.5-2.5 3-3 4-4 साल से भी एक्सपीरियंस बैठे हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको कैसे कम्पीट कर सकते हो आप? कैसे उनके लिए बोल सकते हो उन्हें 2 मिनट लगते हैं और आप मतलब 3 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हो और आप ये बोल रहे हो कि मैं तो अभी मतलब 2-2.5 मिनट में करूँ तब मेरा तो सिलेक्शन होगा। उसने भाई अपना हार्ड वर्क किया है, सर के साथ प्रैक्टिस की है, कंसिस्टेंसी रखी है, उसके बाद वो इस लेवल पे पहुंचा है। तो उसके लिए आपको उससे डबल मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप कहीं जाके 6 महीने में उसके इक्वल पहुंचोगे। तो प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना परफेक्शन आएगा और उसी से सिलेक्शन होगा आपका। कंसिस्टेंसी रखनी है, फर्स्ट चीज ये है। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप सोचो कि नहीं ये तो इसको कंटिन्यूटी नहीं रखूंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। सब सब्जेक्ट में कंटिन्यूटी रखनी है आपकी, मस्ट है। कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप स्किप कर दो और सिलेक्शन हो जाएगा। बैंकिंग में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है स्पीड और एक्यूरेसी। उसके बाद में होता है जीए वाला सेक्शन, सबसे टफेस्ट पार्ट होता है जीए वाला सेक्शन। कुछ के लिए इजी भी होता है, कुछ के लिए हार्ड भी होता है। जो साइंस बैकग्राउंड से, जैसे मैं साइंस बैकग्राउंड से, मेरे लिए बहुत टफ है। लेकिन जब टीचर अगर अच्छा हो, अच्छा गाइड करने वाला हो, तो वो चीज भी बहुत इजी हो जाती है। बैंकिंग में आते हैं स्टेटिक्स आते हैं और जो बैंकिंग अवेयरनेस आती हैं और जो करंट का है, सब कुछ आता है उसके अंदर, है ना, कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हम। पहले तो जिस टीचर का आप चाहते हो ना कि मैं इसका मतलब बैंकिंग का बैच लूं कंप्लीट,
उसकी कोई भी क्लास मिस नहीं करनी है। डेली की है, वीकली की है, मंथली की है, या फिर एक्स्ट्रा कोई क्लास है, या फिर वो एमसीक्यूज करवाते हैं, एमसीक्यूज की कोई पीडीएफ देते हैं, कुछ भी स्किप नहीं करना है। वो जो भी देता है उसको पढ़ना ही पढ़ना है। पहली चीज तो ये रखनी है आपको। और क्वांट के लिए मैं टीचर्स बता देती हूँ आपको। अभिजीत सर हैं, कपिल सर हैं, और कुछ सर हैं, ये टीचर्स हैं कुछ को। और कुछ आप जिससे पढ़ते हो, ये नहीं है कि मैं बोल रही हूँ वो टीचर अच्छा नहीं है, लेकिन जो अगर वो टीचर ये बोल रहा है ना आपको ये पढ़ना ही है, तो कोई किंतु परंतु नहीं है। उसकी जितनी भी पीडीएफ्स हैं, जितनी भी क्लासेस है, सारी करनी है। अब एक ये क्वेरी होती है कि हम नोट्स बनाए या नहीं बनाए। अब जैसे मैं नोट्स नहीं बनाती हूँ और मैं पीडीएफ से रिविजन करती हूँ, पर आपका आईक्यू लेवल इतना नहीं है कि आप मतलब पीडीएफ से रिविजन करो। लेकिन आपका कुछ का ये होता है आईक्यू लेवल अच्छा है, लेकिन वो खुद के नोट्स जो बनाए हुए थे उन्हीं से पढ़ पाते हैं। तो जैसा आपको सुटेबल लगता है कि नहीं मैं तो अपने नोट से ही पढ़ूंगा, उससे से मुझे जल्दी याद होता है, तो वहां से आप कर सकते हो। ये मत देखो कि उसने बोला था कि पीडीएफ से करो तो पीडीएफ से करना स्टार्ट कर दो और आपको कुछ याद ही नहीं हो रहा है। ब्लाइंडली किसी को अगर फॉलो करना है तो वो आपका टीचर जो आपको सही गाइडेंस देता है। और आपको अगर किसी की बात सही लगती है ना तो उसको देखो कि वेरीफाई करो कि हाँ इसने ये बात बोली है और ये मेरे पे इम्प्लीमेंट होती है या नहीं होती है। हर चीज की एक लिमिट होती है कि हाँ इसने मुझे ये बात बताई थी, मैं इसको वेरीफाई करता हूँ, अगर ये चीज मेरे लिए प्रॉफिटेबल है तो मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँ। और अगर वो इम्प्लीमेंट होने से आपका सिलेक्शन होता है तो मेरे लिए वो सबसे बेस्ट पार्ट है। मैं चाहती हूँ कि आपका सिलेक्शन हो और हम सिलेक्शन के बाद मिलें और आप मुझे बताओगे दीदी आपने ये गाइडेंस दी थी और इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है, मैंने जो मिस्टेक्स की वो मैंने आपके साथ शेयर की कि मैंने ये मिस्टेक्स की है कि मैंने पहले डेली की क्लासेस देखना बंद कर दिया था, कभी वीकली देख लेती थी, कभी मंथली देख लेती थी, और प्रैक्टिस में कभी स्किप कर दिया, कभी कर लिया, कभी 10 घंटे पढ़ाई कर ली, कभी 5 घंटे कर ली, कभी की ही नहीं। तो ये सारी मिस्टेक्स मैंने की हैं। ये सभी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। अगर आप 10 घंटे नहीं पढ़ पाते हैं कोई बात नहीं है, लेकिन जितना पढ़ पाते हैं पूरा एकदम डेडिकेटेड होके पढ़े। अभी जो पेपर्स होने वाले बैंकिंग के वो अप्रोक्स 6 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आपने अपने फ्यूचर के लिए 6 महीने दिए तो वो आपकी पूरी लाइफ रिटर्न में दे रहे हैं आपको। तो आप इस चीज को लेके चलो कि हाँ भाई मैंने 6 महीने दिए थे और मेरा सिलेक्शन हो गया और अब मेरी पूरी लाइफ सेट है, तो वो बेस्ट पार्ट होगा आपकी लाइफ के लिए। मैं कहती हूँ 6 महीने एक बार अपनी लाइफ को दे के देखो, बहुत बहुत इंप्रूवमेंट होगा। और मेंस के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। मेंस में मैं इसमें कुछ भी नहीं बताऊंगी क्योंकि मेंस अगर मैं बताने लगी तो बहुत लेंथी हो जाएगा। उसका अलग से वीडियो होगा, उसके जो भी टीचर्स हैं वो मैं पहले फाइंड करूंगी कि हाँ आपके लिए भी बेस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि मैं अगर किसी को फॉलो करती हूँ वो आपके लिए भी बेस्ट होगा। जो भी टीचर्स है मैं पहले फाइंड करूंगी और सभी टीचर्स के बारे में बताऊंगी कि हाँ कौन सही है कोई नहीं है, किसका क्या बेस्ट लेना आपको, सबके बारे में। और ये जो भी मैंने टीचर्स बताए हैं यूट्यूब पे सब प्रैक्टिस करवाते हैं, वहां से आप प्रैक्टिस करना मस्ट है। प्रैक्टिस करते रहो, जितनी आपसे पॉसिबल हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। और उसके बाद में मॉक लगाओ। मॉक को बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है। अगर आपने 1 घंटे में मॉक लगाया है ना तो 1.5 घंटे उसको एनालिसिस करने में लगाना ही लगाना है। सेक्शनल लगाया है तो उसको कम से कम आधे पौन घंटे तक एनालिसिस करना है कि क्या क्वेश्चन मैंने स्किप किए हैं, अगर मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो उसमें कितना टाइम लगाया है, और एवरेज स्टूडेंट ने कितना टाइम लगाया है, टॉपर ने कितना। हर एक चीज को अच्छे से एनालिसिस करना। अगर आप लाइव मॉक दे पाते हैं तो वो आपके लिए बेस्ट होगा ताकि आपको पता चले कि आप कंपटीशन में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। और मेंस के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। और दूसरी एक चीज और है टेस्ट के लिए कि मॉक टेस्ट को कैसे एनालिसिस करना है, उसका भी मैं एक अलग से वीडियो बना के प्रोवाइड करवाऊंगी आपको। दूसरा मैं टेलीग्राम पे चेकलिस्ट आपको प्रोवाइड करवाती हूँ, तो वहां से आप अपनी चेकलिस्ट से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर और भी कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे मैसेज करके बता सकते हो कि दीदी ये मेरी क्वेरी है, तो मेरे से जितना पॉसिबल हो सकेगा मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगी। तो वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच।